वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को मिल रही है मजबूती। अयोध्या से अहमदाबाद तक हवाई मार्ग का हुआ उद्घाटन। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज रचा गया नया प्रयोग और नया इतिहास। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंची पहली उड़ान। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 घोषित। लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। साथ में सूरत भी रहा अव्वल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को किया सम्मानित। कहा, 2047 तक भारत दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में होगा शुमार। कांग्रेस के श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने पर भाजपा का हमला। कहा, यह नेहरू की कांग्रेस है, गांधी की नहीं। राष्ट्र से जुड़े बड़े कार्यक्रमों से दूरी बना रही है कांग्रेस का देश की जनता कर रही है सत्ता से बहिष्कार। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भ्रष्ट ममता सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं, नैतिकता के आधार पर पद से दें इस्तीफा। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की प्रगति के लिए स्थिर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। सीमा पर स्थिति सामान्य, लेकिन सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड। शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली में पारा 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे। राजस्थान के सीकर में 0 से नीचे गया तापमान। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक चिराग की जोड़ी पहुंची पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में। वहीं तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने महिला युगल क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरी दुनिया के सभी देश विकास के लिए पूंजी पर ध्यान केंद्रित किए रहते थे, जबकि गिफ्ट सिटी की स्थापना के दौरान प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि प्रौद्योगिकी और वित्त को मिलाकर ही नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र वास्तव में पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकेगा। अरुणाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने राज्य की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करने, लोगों के जीवन को आसान बना दिया है और हम इस विकास को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने विभाजनकारी पार्टी होने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। दे नेवर थॉट बियॉन्ड वोट, दे नेवर थॉट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। लेकिन वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं, देश की राजनीति। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर वहां के स्थानीय निवासियों ने हमला कर दिया था। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार को भ्रष्ट बताया और कहा कि नैतिक आधार पर उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ मैटर ऑफ स्टेट, तो इसमें सेंट्रल ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सेंट्रल अपना काम कर रही है और आगे वाले समय में जब स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा तब जाके सेंट्रल अपना इंटरवीन करेगा और आगे आने वाले समय में आप इसका फल भी देखेंगे। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। दे डोंट हैव एनी मोरल राइट टू बी इन द पावर।
समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूरिया की बोरी के वजन के बारे में की गई पोस्ट का केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, प्रिय अखिलेश जी, पहले तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नीम कोटेड यूरिया 45 किलो की प्रति बैग 266.5 रुपये में मिलती थी और मिलती है और मिलती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जय अनुसंधान के नारे साथ हमने किसानों के हित में नया सल्फर कोटेड गोल्ड यूरिया बनाया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अपने मानवयुक्त आर्टेमिस मिशन को 2026 तक के लिए टाल दिया है। नासा ने कहा कि उसने आर्टेमिस मिशन की समय सीमाओं में बदलाव किया है। अब आर्टेमिस 2 के लिए सितंबर 2025 का लक्ष्य तय किया गया है। आर्टेमिस 3 के लिए सितंबर 2026 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की योजना है। नासा ने कहा कि चंद्रमा पर गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मिशन आर्टेमिस 4 के लिए 2028 के समय लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं है। पहले आर्टेमिस 2 मिशन इस साल के अंत में होने वाला था। नासा प्रशासनिक बिल नेल्सन ने कहा कि उन्होंने आर्टेमिस 1 के बाद से बहुत कुछ सीखा है। इन शुरुआती मिशनों की सफलता हमारे सौर मंडल में हमारी पहुंच और समझ को आगे बढ़ाने के लिए हमारी वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर निर्भर करती है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, पंजाब सहित जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। जैसे ही भूकंप आया तो लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। पुराणों के अनुसार मार्गाजी माह की अमावस्या के दिन मूल नक्षत्र में हनुमान जी अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। भक्त अंजनेयर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ हनुमान जयंती मना रहे हैं। नमक्कल शहर में सुबह 5 बजे 18 फीट ऊंचे विश्वरूप अंजनेयर स्वामी को 1,08,000 मालाएं अर्पित की गई। साथ ही हल्दी, चंदन, पनीर, दही, दूध और शहद सहित विभिन्न इत्रों से अभिषेक किया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और भक्त आशीर्वाद लेने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह सर्वे केस में कोर्ट कमीशन नियुक्त करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने 2 वकील और एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी को कोर्ट कमिश्नर रखे जाने का अनुरोध किया था। साथ ही कहा कि कोर्ट कमिश्नर जल्द नियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का विरोध किया और मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने उम्मीद जताई है कि 1 या 2 दिन में मामले का फैसला आ जाएगा। और फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का।
फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। और आइए अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या से जुड़ी कुछ खबरों की। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, अयोध्या में जो कार्यक्रम है वो देश और पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या आने जाने वाले रोड को सुरक्षित किया जा रहा है, उसे इंक्रोचमेंट्स से मुक्त किया जा रहा है। जो हमारी ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रही है उसको लेके सीसीटीवी की भी कवरेज कराई जा रही है। कार्यक्रम के दिन तथा उसके बाद आने वाले सभी दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो मुहैया कराई जाएगी। देश के कोने कोने से राम मंदिर के लिए नायाब चीजें भेजी जा रही हैं। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोने की पिनी से सजाया गया एक नगाड़ा अयोध्या लाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ये भारत की एक कला है और हमारी कोशिश है कि इसे प्रोत्साहन मिले। राम मंदिर में परिसर में स्थापित होने वाले इस नगाड़े को गुजरात के डबक समाज ने बनाया है। समाज के लोगों ने 3 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया है और सोने के वर्क वाला ये नगाड़ा 56 इंच का है। समाज की पुरानी परंपरा यही नगाड़े बनाने की है। कुछ समय पहले ये लोग आए थे सब, तब इन्होंने कहा था हम ये देना चाहते हैं। ये एक भारत की कला है, वो जिंदी रहे, इनको प्रोत्साहन मिले। ये एक अच्छा काम किया है, लाए हैं और अभी हम सोचेंगे इसको कहाँ मंदिर में स्थापित किया जाए। साधु संत अयोध्या में हो रहे विकास के कार्यों से भी काफी खुश हैं। अयोध्या में आ रहे बदलाव पर कुछ साधु संतों से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। श्री राम के बाल रूप के प्राण प्रतिष्ठा से जो संत लोग हैं उनमें भी हर्ष का माहौल है, बेहद उत्साहित हैं। आप बताइए सर, क्या वजह है इतनी खुशी की? बाल रूप की जो उनकी प्रतिष्ठापना है उसका महत्व हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। 550 साल बाद जो है, 550 साल हो गया विवाद, अब जा खत्म होगा। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया जो है, अच्छा सबको अच्छा लग रहा है। सारे जितने महात्मा हैं सब खुश हैं। उत्साह तो ये समझिए कि विश्व का, पूरे विश्व का उत्साह है। हाँ, ये हमारे 1000 बरस का इंतजार पूरा हुआ है। हाँ, तो बड़े हम लोग बहुत आनंद पूर्वक इसको मनाएंगे। हाँ, बड़े प्यार से बहुत हम भगवान आए हैं हमारे दर्शन देने के लिए, तो दर्शन करेंगे हम लोग। हम लोगों को भी तो वही उत्साह है। 500 साल का पुराना जो है कि वो आज वो दिन मिल रहा है हम लोगों को, तो इसको तो हम लोग जो है बहुत ही उत्साह से उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। 22 तारीख का 22 जनवरी को यहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो समय है 11:30 बजे का। 11:30 बजे भगवान को मंदिर में विराजमान किए जाएंगे और उनके सब भव्य दर्शन होंगे। भव्य भंडारा चलेगा पूरी अयोध्या नगरी में, भव्य भंडारा चलेगा। सब अयोध्या में राम कथा भी चलेगी। सब मंदिरों में भगवान के राम भजन कीर्तन चल रहे हैं और चलेंगे। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे श्री राम जो है इतने वर्षों तक टेंट में पड़े हुए थे, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन हमारे जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है।
और यह अयोध्या भगवान श्री राम की थी, है और रहेगी। भगवान श्री राम आज के नहीं हैं, अनादि से हैं। बहुत ही प्रतीक्षा के बाद ये मौका आया है, कितना बड़ा योगदान इसमें संतों का भी रहा है? इसमें संतों का बहुत योगदान था और हम लोग को इतनी खुशी है कि हमारे राला पहले तंबू उसमें रखते थे और मोदी जी के और योगी जी के विकास की वजह से ये पूरा इतना बढ़िया मंदिर बन रहा है और पूरा विश्व इसके बारे में खुश है और पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व के लोग आने वाले हैं यहाँ पर। क्या वजह है आप चित्रकूट से पदयात्रा करके? भगवान यहाँ आए हुए हैं, इसलिए हम उनकी खुशी में कि जो है कि भगवान हमारे 500 साल में फिर से दोबारा से यहाँ स्थापित हो रहे हैं। श्री राम मंदिर के ही निर्माण के साथ ही अयोध्या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नई धुरी बनकर उभर रहा है और यहां से एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। संवाददाता अजय मिश्र की आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में राज्य से होने वाले एक्सपोर्ट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। नई अयोध्या के निर्माण में भी विकास की इसी धारा को जोड़ करके विरासत को संभालने का प्रयास जारी है। पूरे देश में वन जिला वन प्रोडक्ट को लेकर भी सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में ही हुआ, जिसका असर यहाँ के निर्यात के आंकड़ों पर दिखना शुरू हो गया है। बीते एक साल में अयोध्या से होने वाले एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखा गया है। 2022-23 में अयोध्या से होने वाला एक्सपोर्ट 130% बढ़कर 254 करोड़ पर पहुंचा। 90 करोड़ से ज्यादा के बिटुमिनस कोयले का निर्यात अयोध्या से किया गया। 3000 करोड़ की लागत से 260 परियोजनाओं को विजन 2047 को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार डिज्नीलैंड की तर्ज पर बच्चों और युवाओं को लुभाने के लिए रामलैंड का विकास करने जा रही है। लर्निंग विद एंटरटेनमेंट की थीम पर पूरी दुनिया को रामायण के साथ जोड़ने की तैयारी है। सरकार श्री राम अयोध्या को ग्लोबल टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करना चाह रही है। अयोध्या को जोड़ने वाले लखनऊ, गोरखपुर, अकबरपुर, गोंडा आदि जिलों पर भव्य प्रवेश द्वार बनाने की तैयारी है, जिसका नाम रामायण के पात्रों के आधार पर रखा जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत बनाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर अपने निर्यात पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं हूं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि राज्य का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक राज्य में इतने बड़े 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हो चुके हैं, जो कि यहां से निर्यात को और भी बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट तौर पर विकास के साथ साथ विरासत को संभाल के रखना, ये एक नई विकास यात्रा जो उत्तर प्रदेश की शुरू हुई है, वो आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स या फिर यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक, नए बाजार तक ले जाने में एक अहम भूमिका अदा करेगी। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। एक तरफ जहां भारत हल्के वाहनों के उत्पादन में वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में उभरता नजर आ रहा है, तो वहीं देश में वाहनों की बढ़ती बिक्री का सकारात्मक माहौल वर्ष 2024 में भी जारी रहने का अनुमान जताया गया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ने वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में एक नया सकारात्मक ट्रेंड विकसित किया है। तेजी से आगे बढ़ रहे इस क्षेत्र को पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी ने गति देने का काम किया। नवंबर 2023 में इसकी वजह से बिक्री में काफी तेजी आई है। वहीं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM की ओर से जारी डेटा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भारत के सकारात्मक ट्रेंड को दर्शाता है। आंकड़ों पर गौर करें तो नवंबर 2023 में रिकॉर्ड 3.34 लाख वाहन की बिक्री हुई।
नवंबर 2022 के 3.22 लाख वाहन बिक्री के मुकाबले ये 3.7% ज्यादा है। तिपहिया वाहन की बिक्री 2023 में 2022 के मुकाबले 30.8% की बढ़ोतरी हुई। दोपहिया वाहन की बिक्री नवंबर 2023 में 2022 के मुकाबले 31.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं वाहन डीलर संघों के महासंघ यानी FADA के अनुसार 2023 में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 2.38 करोड़ इकाई रही। साल 2022 में ये आंकड़ा 2.14 करोड़ इकाई का रहा। यात्री वाहनों की बिक्री 2023 में 11% बढ़कर 38.60 लाख इकाई रही। दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 9% बढ़कर 1.70 करोड़ रही। तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 2023 में 58% बढ़कर 10.80 लाख इकाई रही। वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री में 2022 के मुकाबले 8% की वृद्धि हुई। पिछले साल ट्रैक्टर की खुदरा बिक्री 7% बढ़कर 8.71 लाख इकाई हो गई। माना जा रहा है कि विश्व में तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ ऑटोमोबाइल बाजार भी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड टेक 2024 का शानदार समापन हो गया। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, ये देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की एक खास रिपोर्ट। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित इंडस फूड एक्सपो का समापन हो गया। इंडस फूड टेक 2024 दक्षिण एशिया का प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो था, जो 3 दिन तक चला। एक्सपो में विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर आए प्रवासी भारतीयों ने इसे B2B मीटिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। बहुत जबरदस्त रिस्पांस रहा। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग बूथ में आए, इंक्वायरी की। गवर्नमेंट का तो ऐसा है कि ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। It is really good. That's why I said is a very informative and also bringing people from all around the world, and it's actually networking, basically a good networking. Yeah. दुबई से इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम सप्लाई करते हैं और यहाँ से हम कार्गो खरीद के इंडिया से सामान लेके विदेशों में बेचते हैं। मैं सिडनी से आया हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग ले गया था। ये लोग से हम लोग को 5-6 साल से मालूम भी है। वी आर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। इंडस फूड एक्सपो में खाद्य पदार्थों के लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढने आए विदेशी उद्यमियों ने भी इसे व्यापारिक अवसरों का बड़ा प्लेटफॉर्म बताया। We are looking now to original Indian products to bring into the European market, mainly in food service, and that's why we came here for inspiration on this show. Very big. It was a very big show. It was not what we expected. So very nice. Yeah, very nice, yes. It's really exciting to be here and we think that India has a great potential. फूड एक्सपो में कृषि उत्पादों और खाद्य से जुड़ी मशीनरी के स्टॉल लगा रहे कारोबारियों के लिए यह कनेक्टिविटी का बेहतर अवसर रहा। ये हमने फर्स्ट टाइम एक्सपो में पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे कस्टमर्स आए और काफ़ी पोटेंशियल दिखा है कस्टमर्स में। पूरे वर्ल्ड में से बहुत लोग आए थे, विजिट किया है बहुत लोगों ने। इंटरनेशनली जो विजिट है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा लोग आए हैं। अच्छा रिस्पांस है। यहाँ पर इस फूड में आके हमें बहुत ज़्यादा विजिटर बहुत अच्छा आया है। बाहर से भी बहुत विदेश से हमारी बहुत क्वेरी मिली है। जूट बैग को, इको फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल को हमने आगे बढ़ाया है। इंडस फूड एक्सपो से मिले शानदार बिजनेस से उत्साहित भारतीय और विदेशी कंपनियों ने इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय का धन्यवाद दिया। हमको ऑस्ट्रेलिया से, US से, UK से, यूरोप से, जर्मनी, फ्रांस से, ओमान, दुबई, युगांडा, केन्या, सब जगह से बहुत लोग आया। बहुत अच्छा बढ़िया एग्जीबिशन है। इंडस फूड में 2500 से अधिक वैश्विक खरीदार, 5000 से अधिक घरेलू खरीदार और 86 से अधिक रिटेल चेन ने भाग लिया। एक्सपो में पहली बार 1050 घरेलू प्रदर्शकों के अतिरिक्त 150 से अधिक विदेशी प्रदर्शक भी आए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 3 दिवसीय इंडस फूड 2024 का शानदार समापन हो गया। इस कार्यक्रम में तकरीबन 2500 से अधिक विदेशी खरीदार और 5000 से अधिक स्वदेशी खरीदारों के साथ साथ क्रेता विक्रेता और बायर सेलर्स का शानदार आयोजन हुआ। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन से एक और जहां देश और दुनिया में कृषि और खाद्य से जुड़े भारतीय उत्पादों और मशीनरी को बाजार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशी राजस्व अर्जित करने का महत्वपूर्ण
प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।